तो अपन ऑप्टिक्स जो अपना सीयूटी का बैच चल रहा है उसमें अपन ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर हैं वैसे अपने। एक तो होता है एक तो अपने को रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और दूसरा अपने को पढ़ना है वे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो ऑब्स्टेकल की साइज रहती है वो रहती है बिग, जैसे अपना मिरर हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया। और वे ऑप्टिक्स में अपने को जो ऑब्स्टेकल मिलता है वो स्मॉल मिलता है, जैसे वाईडीएससी हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स में अपन सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर का कैसे होता है। बाद में अपन रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन में लेंस का स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और उसके बाद अपन लेंस में रिफ्रैक्शन में चले जाएंगे। तो अपन लाइट की प्रॉपर्टी जान लेते हैं सबसे पहले। लाइट क्या होती है? लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे क्या करते हैं इसमें? परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है। तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट रहता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट रहता है। लाइट मेक्स एवरीथिंग विजिबल। अच्छा, अपने को लाइट में वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़नी है जो विजिबल रेंज में लाई करती है। बेसिकली विजिबल रेंज रहती है 320 से लेके 700 नैनोमीटर के आसपास रेंज होती है। इट मे बी वेरी। और कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे अपन आपने सुना होगा वी बिग्योर, VIBGYOR। तो अगर इधर जाते हैं तो वेवलेंथ तो बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली सोर्स पे डिपेंड करती है। तो कलर भी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, केवल और केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। जैसे बल्ब है तो बल्ब की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, चाहे किसी भी मीडियम में चले जाएं। और लाइट की जो स्पीड रहती है वो मीडियम। लाइट में 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा V बराबर एफ लैम्डा। V बराबर एफ लैम्डा। एफ यहाँ पे होती है फ्रीक्वेंसी। एफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होती है वो केवल और केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर सोर्स फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फिक्स है। लैम्डा होती है वेवलेंथ अपनी। लैम्डा अपनी होती है वेवलेंथ। और जो v रहता है वो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ लाइट। तो v होती है वो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ लाइट, और ये वेवलेंथ है अपनी। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? केवल और केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। लैम्डा और v है ये दोनों मीडियम पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम। लैम्डा, जैसे एयर में जो लैम्डा है वो अलग होता है। अगर किसी वेव को अगर अपन वाटर में ले जाएं तो उसका लैम्डा अलग हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो अगर कोई चीज रेड कैसे दिखाई देती है? अगर कोई व्हाइट लाइट आ रही है, कोई व्हाइट लाइट आ रही है, अगर कोई लाइट, कोई कलर रेड है तो उसके दिखने का फिनोमेना ये है कि व्हाइट लाइट आई, उसने सारे के सारे कलर खा गई, केवल रेड को छोड़ दी। तो रेड इससे क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ब्लैक कलर का मतलब क्या है? एक व्हाइट लाइट आई और सारे के सारे कलर ऑब्जर्व कर लिए, सारे के सारे कलर ऑब्जर्व कर लिए। और व्हाइट लाइट कैसे दिखाई देती है? लाइट आई, उसने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया तो वो अपने को क्या दिखाई देगी? व्हाइट। व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट होते हैं विबग्योर वाले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारे के सारे व्हाइट लाइट के कंपोनेंट हैं। तो ये जो बीम आती है इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। ये लाइट पैरेलली आ रही है, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। ये बीम कन्वर्ज, सिकुड़ रही है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। और ये फैल रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। लाइट के 3 तरीके से चल सकती है। या तो पैरेलल बीम में आए, जैसे कोई सोर्स अगर इन्फिनिटी पे है तो वो होता है पैरेलल बीम। अगर कोई कन्वर्जिंग बीम, अगर लाइट सिकुड़ रही है, डाइवर्जिंग बीम। जनरली इनका जो देखते हैं अपन मिरर में देखेंगे इसको। मिरर में, स्फेरिकल मिरर में कन्वर्जिंग बीम क्या होती है, डाइवर्जिंग बीम क्या होती है, इसको अपन इसमें आराम से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। देखो, ऑप्टिक्स में 2 चीजें होती है, एक तो ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट का बेसिक फिनोमेना ये है। अगर ये मिरर है, या मिरर बोल दो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, अपने को रिफ्लेक्टिंग सरफेस में केवल और केवल मिरर के बारे में जानना है। तो अगर ये मिरर है और अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे रे निकलेगी। कितनी रे निकलेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज।
बहुत सारी रे निकलेगी, तो ये रे ऐसे जाएंगी, ये रे ऐसे जा रही है, इनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। कौन सी रेज बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही क्या कहलाता है? अपना ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वही अपना क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखो ऑब्जेक्ट दो तरीके का हो सकता है, एक तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये क्या लफड़ा है? रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियलिटी में ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, मेरी इमेज बन रही है तो रियलिटी में मैं हूं, तो ये कौन सा हो गया? अपना रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो रियल ऑब्जेक्ट में क्या रहता है? सिंपल सा फंडा है, अगर ये मिरर है, अगर रेज रियलिटी में, इनको कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियलिटी में बन रहा है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा? अपना रियल ऑब्जेक्ट। ये रे जा रही है इधर, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। तो जो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है? रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। और रियलिटी में रेज अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कौन सा हो जाएगा? अपना रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ये दो रे हैं, ये दो रे आ रही है, यहाँ पे मिलना चाह रही थी पर नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? बीच में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई या मिरर आ गया, तो अगर इस मिरर पे ये टकराएगी और ऐसे आ जाएगी, तो ये रे इधर जाना चाह रही थी, तो इनका जो पॉइंट, ये इंसिडेंट रेज है, ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट रेज है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये वाला है। क्या ये रियलिटी में मिली है क्या? यहाँ पे रे नहीं, ये डैश डैश लाइन से मिला है, इसका मतलब ये रियलिटी में नहीं मिली। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सिंपल सा फंडा है, ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक तो रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि रेज रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी रेज? इनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज रियलिटी में अगर इंटरसेक्ट करे तो ये रियल ऑब्जेक्ट, अगर रियलिटी में इंटरसेक्ट ना करे, अपन डैश लाइन से इंटरसेक्ट करवाएं, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ये अपना कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सेम फंडा किसका है? इमेज का है। तो अपन इमेज के बारे में भी जान लेते हैं। तो इमेज देखो, ये अपना रियल ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। इससे रेज ऐसे आएगी, इससे रेज ऐसे आ रही है, तो ये कौन सी रेज होगी? अपनी इंसिडेंट रेज। और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, तो ये कौन सी रेज होगी? अपनी रिफ्लेक्टेड रेज। जो रिफ्लेक्ट होगी आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, क्या मिरर के लिए अपन रिफ्लेक्टेड बोल देंगे? मिरर के लिए क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड। और लेंस के लिए क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड। तो इमेज की जो डेफिनेशन रहती है वो रहती है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वो क्या कहलाता है? अपना इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेज। तो ये रेज ऐसे आई। अच्छा एक चीज देखो, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रेज ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके अपन रिफ्लेक्शन में देख भी लेंगे, ये ऐसे जाएगी, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आ रहा है। क्या ये रियल टाइम में आ रहा है क्या? क्या ये रे रियल टाइम में इधर जा रही है क्या? नहीं जा रही, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी? ये रे ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, ये रे ऐसे आएगी, तो यहाँ पे मिले, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किनका है? कौन सी रेज है? ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो रिफ्लेक्टेड रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वही क्या कहलाता है? अपना इमेज कहलाता है। तो ये कौन सी इमेज हो जाएगी? रियल इमेज। रियल क्यों बोला? क्योंकि ये जो इमेज है वो, ये जो रेज है वो रियलिटी में यहाँ पे मिल रही है, इसलिए ये कौन सी इमेज हो जाएगी? रियल इमेज हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, जो वर्चुअल इमेज रहती है, जो वर्चुअल इमेज रहती है वो रियलिटी में नहीं मिलती है, जो डैश लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वही क्या कहलाता है? अपना वर्चुअल इमेज। जो रियलिटी में जो रेज आती है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड हो चाहे रिफ्रैक्टेड। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या बोल देंगे अपन? रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो फंडा क्लियर होना चाहिए। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दो टाइप की इमेज होती है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब ये कैसे बनती है, कब बनती है, ये सब अपन बातें आगे कर लेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन ए लाइट स्ट्राइक ए बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। जब, जैसे ये अपनी बाउंड्री है,
या मिरर बोल दो या रिफ्लेक्टिंग बाउंड्रीज बोल दो, इस पे एक रे आ रही है, ये रे आ रही है, तो ये इस पे गई और ये ऐसे आई। अच्छा, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। तो ये है अपनी इंसिडेंट रे। बहुत सारी हो सकती है, मैं एक ही बना रहा हूँ। तो ये अपनी इंसिडेंट रे है, ये इस बाउंड्री पे टकराई, तो ये इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल। ये अपना नॉर्मल है। तो इस लाइट का दो फिनोमिना हो सकता है। एक तो हो सकता है कि ये लाइट इस मीडियम में चली जाए, हो सकता है भाई, जैसे अपन किसी ग्लास में देख रहे हैं तो दूसरी तरफ भी दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ चले जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड रे। ट्रांसमिटेड रे, या ऑप्टिक्स में इसका नया नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, जो इधर चली गई इसको बोलते हैं, जो सेम मीडियम में वापस आ गई टकरा के। सिंपल फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन में लाइट टकराती है बाउंड्री पे और उसी मीडियम में वापस चली आती है, उसको, ये कौन सी रे अपनी? रिफ्लेक्टेड रे। ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में रे टकराती है और उसी मीडियम में वापस लौट आती है, इस फिनोमिना को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? तीन रे होती है। इंसिडेंट रे का मतलब होता है जो रे आ रही है, जो रे आ रही है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद जो उसी मीडियम में वापस आई है, जैसे अपनी ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। और ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? तो इस बाउंड्री के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला, तो ये वाला है अपना, ये वाला क्या है अपना? नॉर्मल है। ये अपना नॉर्मल है। तो पहला लो है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम ही प्लेन में होते हैं। तीनों कौन से प्लेन में होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में होगा, अगर वाई जेड प्लेन में है तो वाई जेड प्लेन में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एक्स वाई प्लेन में आ गया, दूसरा वाई जेड प्लेन में जा रहा है, तीनों सेम प्लेन में आएंगे। तो ये पहला लो है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा लो क्या है? देखो, ये अपनी बाउंड्री है जिसपे अपना रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये अपना क्या है? नॉर्मल है। ये अपना नॉर्मल है और ये एक रे आ रही है, इसको कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे चली जाएगी, ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। ये अपना नॉर्मल हो गया। तो रिफ्लेक्ट जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। सिंपल। आई और आर किससे मेजर करने हैं? नॉर्मल से मेजर करने हैं। आई और आर किससे मेजर करने हैं? नॉर्मल से मेजर करने हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये बराबर क्यों होते हैं? देखो, लो होते हैं ना, दो चीजें होती है फिजिक्स में। एक तो होता है लो, एक तो होता है लो, और दूसरा होता है थ्योरम या प्रिंसिपल। लो का कोई प्रूफ अपने अवेलेबल नहीं है, लो लोगों ने बनाया है, अपन उसको जैसे अपने को बताया गया है वैसे ही मान लेते हैं। और प्रिंसिपल और जो थ्योरम होती है उनको अपन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये लो है, ये अपना क्या है? लो है। तो लो को अपन कभी ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये अपने को याद ही करना पड़ेगा कि एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर। ये कोई बता नहीं सकता कि ये बराबर क्यों होते हैं। लोगों ने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो ये दोनों एंगल बराबर आए, इसलिए ये अपने मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने दो लो पढ़ लिए इसके रिफ्लेक्शन के। पहला लो क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। पहली बात तो ये है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई क्या है? इंसिडेंट एंगल, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। आर क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने सिलेबस में दो मिरर हैं, एक तो है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जैसे घर में यूज करते हैं, ये अपना होता है प्लेन मिरर। घर में जो यूज करते हैं ये होता है अपना प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर जैसे गाड़ी में रियर व्यू का जो मिरर रहता है वो अपना स्फेरिकल मिरर होता है। तो प्लेन मिरर में
इट इज ए परफेक्टली प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक मेरे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ये अपना है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट अपना रियल है, ऑब्जेक्ट अपना रियल है, तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट अपना वर्चुअल है, तो जो अपनी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हमेशा अपनी रियल बनेगी। तो इमेज फॉर्म्ड बाय लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे ये पी है, तो इसको अगर अपन प्लेन मिरर में देखेंगे तो ये पी उल्टा दिखाई देगा ऐसे, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा दिखाई देना। जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, तो वो अपने को जब रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो अपने को सीधा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इमेज की डिस्टेंस के क्या होती है, बराबर। ये क्या, देखो ये अपना प्लेन मिरर है, ये अपना प्लेन मिरर है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो इससे रे ऐसे जाएगी, ये ये कौन सी रे है अपनी, ये गई है, इससे इंसिडेंट हुई है, तो इसलिए कौन सी रेज है अपनी, इंसिडेंट रेज है। तो ये गई और ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है। अगर इनको मैं पीछे मिलाऊं, या तो ये तो कभी मिल ही नहीं सकती, ये क्या हो रही है, फैल रही है, डाइवर्स हो रही है। तो अगर हम पीछे मिलाऊं तो ये अपनी इमेज बन जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है, अच्छा ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है, मैंने जो डैश डैश लाइन से मिलाया है, ये जो दोनों ट्रायंगल है एकदम एक जैसे है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है अपनी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होती है, बराबर होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस ऐसे नहीं कुछ भी ये डिस्टेंस ले ली, डिस्टेंस हमेशा कैसे मेजर करनी है, परपेंडिकुलर। तो जब भी आपको प्लेन मिरर में इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ऑब्जेक्ट से क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। तो जितनी ये डिस्टेंस होगी, मान लो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी कितनी पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। तो इधर ये अपनी क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस मिरर से क्या रहती है, सेम, ऑब्वियस। अपन जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। वर्चुअल इमेज जो अपना प्लेन मिरर होता है, एक प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ही है। वर्चुअल इमेज की कौन सी इमेज बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा, और रियल इमेज बनेगी किसकी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। अब यहाँ से देख पा रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट अपना रियल है, तो ये जो इमेज है ये रियलिटी में रे तो इधर गई है, रियलिटी में यहाँ पे रे मिली है क्या, नहीं मिली है, तो ये कौन सी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल इमेज। तो अपना जो प्लेन मिरर है वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है अपना, और ये कौन सी, वर्चुअल इमेज हो गई। और ये अपने रियल इमेज है, और ये अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये देखो ये इंसिडेंट रे है, तो ये अपना, ये इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट अपना रियलिटी में रे यहाँ गई नहीं है, रियलिटी में रे तो इधर आ गई है, तो रियलिटी में नहीं गई है, तो ये ऑब्जेक्ट अपना हो गया, अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया अपना, ये अपने रियल इमेज हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो फील्ड ऑफ व्यू, अब अगला फंडा आता है फील्ड ऑफ व्यू का। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा, ऐसी फील्ड जिसमें अपने को दिखाई देता है, ऐसी फील्ड जिसमें अपने को दिखाई देता है वो क्या कहलाती है, फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना मिरर है, ओबीएस अपन प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये अपना प्लेन मिरर है। अब इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो इमेज बन जाएगी, ये ऐसे जाएगी। इमेज कैसे बनानी है मैंने आपको बता रखा है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यहाँ तो मिरर है ही नहीं, तो यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी, मान लो ये डी ओ है, तो उतनी डिस्टेंस किसकी होगी, इमेज की हो जाएगी, ये डी आई हो जाएगी, तो ये अपनी इमेज बन जाएगी। ये ऐसे जाएगी, तो ये अपनी इमेज बन गई। तो ये इमेज है। अब देखो ये इमेज हमेशा अपने को दिखाई दे, ये कोई जरूरी नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है, ऑब्वियस रियल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, रियल ऑब्जेक्ट।
अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो वो इमेज तो हमेशा बनाएगा। देखो इसकी इमेज बन रही है ये वाली, पर ये अपने को दिखाई दे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपन जिस फ़ील्ड में होंगे उसी फ़ील्ड में दिखाई देगी, उसको बोलते हैं फ़ील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फ़ील्ड ऑफ व्यू। फ़ील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है जिस रीजन में अपने को इमेज क्लियरली दिखाई दे। जिस रीजन में अपने को इमेज, ए रीजन इन विच ए इमेज इज विजिबल। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इससे अपने, अच्छा इसको निकालने का तरीका क्या है? देखो ये अपना मिरर है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसकी फील्ड ऑफ व्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, इससे बहुत सारी रेज आ रही है, भाई इधर भी रेज आ रही है, इधर भी रेज आ रही है, पर ये मिरर से नहीं टकरा रही। तो मिरर से दो जो एंड पे है वहां पे अपने रिफ्लेक्ट करवा दो, तो ये रे ऐसे जाएगी और एक रे ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। तो ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जैसे यहाँ पे कोई अगर ऑब्जर्वर होगा, क्या इसको ये इमेज दिखाई देगी? क्या इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल इमेज बनेगी। इमेज हमेशा बनती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है तो इमेज तो हमेशा बनेगी। इमेज तो हमेशा ही बनाएगा ये, पर हमेशा दिखाई देगी या नहीं देगी ये किस पे डिपेंड करता है? फील्ड ऑफ व्यू। उस पे अपने को, अगर इसकी फील्ड ऑफ व्यू में अपन खड़े हैं, ऑब्जर्वर कोई खड़ा है, तो उसको इमेज दिखाई देगी, और नहीं है तो नहीं दिखाई देगी। जैसे मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसको दिखाई देगी कि नहीं देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई रे पहुंची ही नहीं है। ये एक्सट्रीम पे रे डाइवर्ट करवा दो, यहाँ पे ये रे ऐसे आई और यहाँ पे जो एक्सट्रीम वाली है वो रे ऐसे आई, तो सारी की सारी जो रेज है वो इसके बीच में ही आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इसके बीच में आ जाएगी। इसका मतलब जो रेज आ रही है वो इस रीजन में ही आ रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू निकालने का तरीका क्या है? एक्सट्रीम पे इमेज को क्या करा दो? रिफ्लेक्ट करवा दो। तो एक एक्सट्रीम ये है, दूसरा एक्सट्रीम ये वाला है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दो। जो बीच का रीजन आता है उस रे का, वही क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि जिस रीजन में अपने को इमेज दिखाई देती है। अब अपने को ये बताना है, ये क्वेश्चन है भाई, कि फाइंड रीजन ऑन वाई एक्सिस वेयर रिफ्लेक्टेड रेज आर फॉर्म्ड। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे बनेगी? मतलब अपने को फील्ड ऑफ व्यू निकालना है बेसिकली। देख लेते हैं। देखो ये अपना एक मिरर है, मिरर की साइज दी हुई है, ये अपने एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 2,0 पे एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक मिरर है, वो 4,2 से लेके 4,3 तक है, यानी इसकी लेंथ 1 यूनिट है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट है। तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो ऑब्वियस इस लाइन पे ही बनेगी, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। इमेज तो ये बन गई। ये अपनी वाई एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, तो ये अपनी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को थोड़ा सा, इससे जो रेज आएगी वो एक ऐसे जाएगी, दूसरी रेज आएगी एक्सट्रीम पे ही देख रहे हैं अपन ना, बाकी रे इनके बीच में ही आएगी। तो ये जो इसकी क्या कहलाएगी? अब अभी भी पढ़ा है, दो एक्सट्रीम रे के बीच का जो एरिया होता है वही क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इनके बीच में है, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? तो पी और क्यू के बीच में होगा तभी रे दिखाई देगी, वरना तभी इमेज दिखाई देगी, वरना तो इसके पास रे पहुंचेगी नहीं ऑब्जर्वर के पास। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसके पास रे पहुंची नहीं है। तो अपने को ये, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं 0,y1, और इसको क्या मान लेते हैं? 0,y2। अब ये कैलकुलेट करना है, तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहीं से कर सकते हैं, दूसरा देखो इसको, इस देखो मैंने पीछे एक्सटेंड कर लिया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या मान लिया? थीटा। तो ये जो, अगर ये लेंथ 2 है तो ये भी कितनी होगी? ऑब्वियस 2 होगी, क्योंकि अपने को पता है ऑब्जेक्ट और इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। तो ये 2 है तो ये 2 है। तो अपने को ये निकालना है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये ऑब्वियस अपनी y1 ही है।
ये अपनी क्या है y1। तो देखो अपन tan थीटा है ना, इस जो ये वाला नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसमें tan थीटा दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस क्या है 4। तो ये अगर x एक्सिस है तो ये डिस्टेंस 4 है, ये 4 अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2, 4/2 बराबर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी y1। यहाँ से tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अपना y1 और बेस कितना है अपना, बेस मेरे हिसाब से 4 है, ये 4 आ गया। तो ये जो डिस्टेंस आएगी y1 तो ये क्या आएगी अपनी 8 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही अपन y2 निकाल सकते हैं। y2 निकालने के लिए ये जो रे है वो यहीं से जाएगी। पहला ये एंगल क्या मान लो थीटा डैश मान लो, तो इस थीटा डैश को दो तरीके से लिखा जा सकता है, tan थीटा डैश बराबर एक तो इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ये डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस कितनी है देखो, ये y एक्सिस है तो ये अपनी 2 हो गई, ये अपनी 2 अपॉन ये वाली डिस्टेंस ये भी 2 है बराबर बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस तो y2 है अपनी, ये तो y2 हो गई अपॉन ये वाली डिस्टेंस 4, ये y2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर। y1 में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, y1 में देखो यहाँ से ये 2 है, y भी 2 ही है तो अपन ने गलती की है, ये भी 2 आएगा, ये भी क्या आएगा अपना 2, तो ये 2 है ये 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा अपना, ये 2 है ये 2 है तो ये आएगा 4 और ये कितना आएगा tan थीटा डैश में ये कितना है अपना 3 है, ये 3 है ये 2 है तो ये कितना आएगा अपना 6 आएगा, ये 6 तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया अपना 0,4 और ये कितना आ गया 0,6। तो जो फील्ड ऑफ व्यू है इनके बीच में आ जाएगी, यही निकालना था y1 y2 निकालना था अपने, तो अपना आ गया ये y1 आ गया अपना 4, y2 कितना आ गया 6। तो अब अपने को पढ़ना है रोटेशन ऑफ मिरर। आगे अपना क्या है रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर का ये है कि अगर अपन मिरर को घुमाएं, इंसिडेंट रे को सेम रखें और मिरर को क्या करें रोटेट करें, तो रिफ्लेक्टेड रे में क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता ये अपने को देखना है। ठीक है तो देखते हैं। ये अपना मिरर है, ये अपना मिरर है, ये अपना मिरर है, तो ये क्या होगा अपना नॉर्मल और ये रे है इंसिडेंट रे, ये एंगल आई है, ये इंसिडेंट रे है तो ये कौन सी रे होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल क्या होगा ओबियस आई। लो ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब मैंने मिरर को क्या घुमा कर दिया घुमा दिया, कितना घुमाया थीटा घुमाया, मिरर को थीटा घुमा दिया, देखो ये अपना मिरर है और मिरर को रोटेट कर दिया गया है थीटा, तो ये एंगल अपना थीटा है। अब देखो नॉर्मल वही रहेगा क्या नहीं रहेगा, देखो मान लो ये मिरर है ये अपना नॉर्मल है, जैसे ही मिरर को थीटा घुमाया नॉर्मल भी क्या घूम जाएगा थीटा घूम जाएगा, तो ये एंगल भी अपना क्या होगा थीटा होगा। तो जैसे ही मिरर घुमाया वैसे इसका नॉर्मल भी रोटेट हो गया है, तो नया जो ये पुराना नॉर्मल है ये पुरानी रिफ्लेक्टेड रे है R1 बोल दे सॉरी इंसिडेंट रे है, ये तो वही रहेगी I1 है और ये अपनी पुरानी रिफ्लेक्टेड रे R1 बोल देते हैं। और नया जो नॉर्मल आएगा, नया जो नॉर्मल आएगा वो ये आएगा, ये नया नॉर्मल है एन डैश बोल देते हैं। और ये जो एंगल होगा ओबियस ये थीटा ही होगा क्योंकि मिरर को कितना घुमाया थीटा, नॉर्मल भी थीटा घूम जाएगा। अच्छा जो रिफ्लेक्टेड रे है मान लो नई रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, अपने को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कितना होगा, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल कितना होगा अल्फा, वी हैव टू कैलकुलेट एंगल अल्फा। देखते हैं ज्योमेट्री लगाते हैं थोड़ी बहुत, नॉर्मल सी ज्योमेट्री है कोई हाई फाई ज्योमेट्री है ही नहीं। देखो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या था आई, लो ऑफ रिफ्लेक्शन से। नई इंसिडेंट रे इंसिडेंट तो वही है कोई नई बनाई नहीं अपन ने, तो ये जो नया नॉर्मल के साथ एंगल बना है वो कितना बना है आई प्लस थीटा। तो नॉर्मल के साथ जो नई रिफ्लेक्टेड रे है R2, ये अपनी क्या है नई रिफ्लेक्टेड रे R2 है, वो कितना एंगल बनाएगी ओबियस आई प्लस थीटा ही बनाएगी, तो ये एंगल कितना है आई प्लस थीटा। तो ये आई प्लस थीटा है, ये एंगल कितना है आई, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकालना है, ये एंगल क्या मान लिया मैंने अल्फा मान रखा है पहले से, तो ये एंगल आई है ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा
ये पूरा ये आई था, ये थीटा है, तो ये होगा आई माइनस थीटा। आई माइनस थीटा, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा के लिए देखो, ये एंगल पूरा एंगल कितना है, आई प्लस थीटा, तो अपन लिख सकते हैं आई माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, आई प्लस थीटा के बराबर होगा। दिस इज इक्वल्स टू आई प्लस थीटा। ये किसके बराबर होगा, आई प्लस थीटा। आई ने आई को काटा, तो अल्फा की जो एंगल, अल्फा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर मिरर को कितना घुमा दे, थीटा घुमा दे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, नई रिफ्लेक्टेड रे है, वो कितना घूम जाती है, 2 थीटा घूम जाती है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो अपन लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे का जो रोटेशन होगा वो ट्वाइस ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर रहता है। तो इसका घूमने का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज, और इसका भी क्या है, क्लॉकवाइज। तो यानी सेम सेंस में घूमती है। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपनी जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आएगा, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बराबर ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर। तो यानी जो एंगुलर स्पीड होगी वो भी मिरर से क्या होगी, दुगनी होगी। तो ये ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर। अगर मिरर को कितना घुमा दे, थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कितना घूम जाती है, 2 थीटा घूम जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैंने किसको घुमाया, ये अपनी इंसिडेंट रे है पुरानी, ये अपनी पुरानी इंसिडेंट रे है, और ये अब मैं इंसिडेंट रे को घुमा रहा हूँ। किसको घुमा रहा हूँ, इंसिडेंट रे को। देखो घुमा के देखते हैं। ये मिरर है अपना, ये अपना नॉर्मल हो गया, और ये अपनी इंसिडेंट रे है। अब मिरर को फिक्स रख रहा हूँ मैं, ये मिरर तो वैसे ही रहेगा हॉरिजॉन्टली है। ये मान लेते हैं पुरानी इंसिडेंट रे है I1, और ये पुरानी रिफ्लेक्टेड रे R1। अब मैं इंसिडेंट रे को घुमा रहा हूँ थीटा एंगल से, तो जो नई इंसिडेंट रे है वो ये होगी। थीटा एंगल इसको रोटेट कर दिया है, तो ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है। तो ये नई इंसिडेंट रे मान लेते हैं I2 है। क्या है, I2। नॉर्मल के साथ एंगल अपने को पता है बराबर होता है, तो ये एंगल, ये पहले एंगल मान लो I था, अब ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, I माइनस थीटा। तो नई जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ये, तो ये क्या है, नई रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये एंगल कितना होगा, बेस नॉर्मल के साथ दोनों का एंगल क्या होता है, बराबर। तो ये एंगल आई माइनस थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, आई माइनस थीटा। अपने को ये वाला एंगल देखना है, ये इंसिडेंट रे के और रिफ्लेक्टेड, जो पुरानी रिफ्लेक्टेड रेज और नई रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में एंगल कितना है। तो अपने को पता है ये एंगल कितना था, आई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई तो ये भी आई, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो याद रखने वाली बात ये है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा घुमाऊं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना घूमती है, थीटा घूमती है, ये तो ठीक बात है। अगर थीटा घुमाऊं तो ये भी कितना घूमेगी, थीटा। ये दोनों बराबर घूमेगी। पर ध्यान क्या रखना है, देखो इसको कैसे घुमाया है, क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का सेंस क्या होता है, अपोजिट होता है। दोनों का सेंस क्या होता है, अपोजिट। यानी अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो सेंस के लिए माइनस लगा देते हैं। देखो ऑप्टिक्स में सेंस बहुत मैटर करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर करता है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर मिरर को थीटा घुमाएं तो जो रिफ्लेक्टेड रे घूमती है वो कितना घूमती है, 2 थीटा घूमती है। अगर इंसिडेंट रे को थीटा घुमाएं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा घूमती है। पर अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मिरर को थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा सेम सेंस में घूमती है। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो भी क्लॉकवाइज घूमेगी। जैसे अगर मान लो मिरर को 30 डिग्री घुमाया तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 60 डिग्री घूमेगी। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर इंसिडेंट रे को 20 डिग्री घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना घूमेगी, 20 डिग्री। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसी होगी, इसका सेंस होगा एंटी क्लॉकवाइज, या कई लोग इसके तो काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखते हैं। तो दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बाई व्हाट एंगल मिरर शुड बी रोटेट इन द गिवन डायग्राम टू गेट रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो अपन क्या चाहते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली जो, ये कौन सी रे अपनी रिफ्लेक्टेड रे है, ये कैसी हो जाए, पॉजिटिव एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो अपन चाहते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाए, तो ये मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा, देखो ये अपनी पुरानी रिफ्लेक्टेड रे है, अपन चाहते हैं कि जो नई रिफ्लेक्टेड रे वो ऐसे हो जाए, तो ये R2 है। क्या इनके बीच में एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो
ये 30, तो ये ऑब्वियस 30 ये गिवन है, तो ये कितना होगा नॉर्मल किस, ये एंगल 90 है तो ये कितना होगा 60। तो अपन चाहते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे वो कितना घूम जाए, 60 घूम जाए। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे को 60 घुमाना है तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा 30। थीटा मिरर आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है कि रिफ्लेक्टेड रे है वो दुगनी घूमती है सेम सेंस में, तो इसको 30 डिग्री घुमा दो, मिरर को कितना घुमा दो 30। अगर मिरर को ऐसे मैं 30 डिग्री घुमा दूंगा तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 क्लॉकवाइज, ठीक क्लॉकवाइज। आगे देखो, अगला है ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, ये कोई सोर्स एल है, इसे एक बीम ऑफ लाइट इस पे गिर रही है, तो गिराते हैं बीम ऑफ लाइट को। बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारी पैरेलल लाइट्स मान लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, और ये नॉर्मली परपेंडिकुलर गिर रही है ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस एक्स। तो ये डिस्टेंस एक्स दे रखी है, ठीक है भाई। द सोर्स, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एट द स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस्ड जस्ट above the source L where the mirror is rotated through a small angle theta। अब मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया, मान लो मिरर को थीटा एंगल ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब कहाँ पे आएगी वाई बताना है, किस एंगल पे आएगी। अब देखो अगर मिरर थीटा घुमा दे, जो इंसिडेंट रे आएगी वो टू थीटा घूम जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है तो वो आएगी, वो ऐसे आएगी टू थीटा पे आएगी। तो अपने को ये डिस्टेंस बतानी है, ये एंगल कितना है टू थीटा, भाई अपने को ये बताना है, ये सोर्स है, ये डिस्टेंस बतानी है कितनी है, तो ये मान लेते हैं टू थीटा होगी। ये वाई है, ये कितनी है एक्स है, तो अपन क्या लिख सकते हैं टेन टू थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। थीटा स्मॉल दे रखा है तो अपने को बताया थीटा अगर स्मॉल हो तो साइन थीटा और टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखा जा सकता है, जब थीटा क्या हो स्मॉल यानी 2 4 5 डिग्री हो तब ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो टू थीटा है ये क्या आ जाएगा अपना वाई बाई एक्स, यहाँ से जो थीटा आएगा वो कितना आएगा वाई बाई टू एक्स, क्या आ जाएगा वाई बाई टू एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा को क्या लिखते हैं अपन वाई बाई, ठीक है भाई। अब देखो डेविएशन, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन का मतलब वैसे भी, डेविएशन का मतलब होता है कितना, जैसे मान लो ये लाइट ऐसे जा रही है, कितना अपने रास्ते से भटक गई है लाइट, इसको क्या बोलते हैं डेविएशन। ये लाइट ऐसे जा रही है, अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं रखते तो ये लाइट ऐसे ही जाती, ये अपना नॉर्मल है, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है। अब अपने को पता है ये प्लेन मिरर आ गए हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो ये जो रे है ये अब ऐसे नहीं जाएगी, अब ये जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये अब ये रे ऐसे जाएगी। तो क्या ये रे इधर जाना चाह रही थी, ये अपना ये पाथ इस पाथ पे जाना चाह रही थी, गई किस पाथ पे, इस पाथ पे गई, तो ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे है, ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये क्या अपने ये पाथ से भटक गई है क्या, कितना डेविएट हो गई, देखो ये इधर जाना चाह रही थी अब इधर गई, तो क्या ये डेविएट हो गई है। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये इसको डेल्टा से लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है डेल्टा से, तो डेल्टा ही लिख देते हैं। तो जो डेविएशन होगा वो क्या होगा डेल्टा। अभी डेल्टा फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करना तो बहुत ही आसान, नॉर्मल से ज्योमेट्री है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये एंगल आई है तो ये कितना होगा आई होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपने को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो ये एंगल आई है तो ये वाला भी क्या होगा आई होगा। अपने को डेल्टा निकालना है, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, देखो कैसे, देखो ये पूरा एंगल पता है, ये पूरा एंगल, ये देखो लाइन पे जो पूरा एंगल बनता है वो कितना बनता है, एक ही लाइन पे कितना बनता है 180 बनता है पाई। ये एंगल कितना है आई, ये कितना है आई, डेल्टा, ये डेल्टा है, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या डेल्टा प्लस ये वाला भी आई है और ये वाला भी आई है, तो डेल्टा प्लस आई कौन सा एंगल बन जाएगा डेल्टा ये वाला, आई ये वाला और आई ये वाला, तो डेल्टा प्लस आई, ये जो टोटल आएगा वो कितना आएगा पाई आएगा, कितना आएगा पाई। तो जो डेल्टा होगा अपना वो क्या होगा, डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई माइनस टू आई, पाई माइनस टू आई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस टू आई। तो अगर कोई सिंगल रे है, अगर वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका जो डेविएशन होता है वो कितना होता है पाई माइनस टू आई या 180 डिग्री माइनस टू आई होता है।
क्या इसका सेंस बता सकते हैं? देखो ये घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये सेंस क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्टिक्स में सेंस मैटर करता है, तो इसका जो सेंस होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई रे मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका जो सेंस होता है वो कितना होता है? पाई माइनस 2i होता है। घूमने का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रे कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है, तो ये ध्यान रखना है। डेविएशन का सिंपल मतलब क्या होता है? अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गई। ये रे इधर जाना चाह रही थी और गई किधर? इधर। क्यों गई? क्योंकि बीच में ये मिरर आ गया, इससे क्या हो गया? अपना रिफ्लेक्शन हो गया है। तो ये जो डेविएशन आता है ये कई बच्चे याद भी करते हैं, तो याद करने वाली बात भी नहीं है, सिंपल सी ज्योमेट्री है इस 8वीं क्लास की, तो आराम से निकाल भी सकते हैं। आगे देखो बेटा, देखो एक रे, ये अपना मिरर है, इस पे रे परपेंडिकुलर आ रही है। कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं इसको। तो एक रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे आई, तो ऑब्वियस अगर एंगल आई जीरो है तो आर भी कितना होगा? जीरो। तो ये रे वापिस अपने रास्ते को क्या करेगी? फॉलो करेगी, ये ऐसे चली जाएगी। तो इसका डेविएशन बताओ। तो इसका डेविएशन कई बच्चे जीरो बोलते हैं, तो इसका डेविएशन जीरो नहीं है, इसका डेविएशन जीरो नहीं है। देखो ये रे ऐसे आ रही थी, गई कैसे? ऐसे गई, तो क्या डेविएशन ये वाला हुआ? उसका डेविएशन होगा वो होगा 180। कितना होगा? 180 डिग्री। सेंस क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना है बेटा, ये जो डेविएशन होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। अगर आई 90 है, आई 90 का मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंट बोलते हैं, मतलब ये रे ऐसे आ रही है तो ऑब्वियस ये 90 है तो ये भी 90 ऐसे चली जाएगी, तो कोई डिविएट हुई नहीं है, तो ऑब्वियस रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। अगर रे ऐसे आ रही है तो ये मिरर पे टकरा ही नहीं, ऐसे कैसे निकल? ये तो रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें जो डेविएशन होगा वो कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो, क्योंकि इसमें मिरर से कोई इसका लेना देना भी नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। फाइंड द नेट डेविएशन इन द गिवन डायग्राम फ्रॉम फर्स्ट टू रिफ्लेक्शन। पहले दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बताना है? नेट डेविएशन बताना। देखो कई बच्चे याद कर लेते हैं इसका आंसर, आपको याद कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको देखना है। तो पहले रे 30 डिग्री एंगल पे आ रही है, ये एंगल कितना दे रखा है? 30। तो भी इस पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। एक बात तो अपन आराम से बता सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 30 है, तो ये भी 30 है, लो ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये 30 तो ये भी 30। ठीक है भाई, ये एंगल कितना है? 60, तो ये वाला भी कितना होगा? 60। सॉरी, ये एंगल कितना है? 60। अच्छा ये 30, तो हाँ ये भी 60 ही होगा। ठीक है, ये नहीं पूरा 90 60 होगा, तो भी नॉर्मल आएगा वैसे आएगा। ये एंगल कितना है? 90, 120, ये 60। नॉर्मल ऐसे नहीं आएगा भाई, नॉर्मल आएगा आउटसाइड आएगा, क्योंकि ये एंगल 60 60, ये वाला 60 है। तो थोड़ा सा डायग्राम को ठीक बना लेते हैं। ये 30 है, तो ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, तो ये कितना आएगा? पूरा 90 है तो ये 60 आएगा, तो ये भी 60 आएगा। तो जो नॉर्मल बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो ये एंगल होगा अपना, ये 60 है तो ये 30, तो ये रे इस पे रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे चली जाएगी, ये इसका नॉर्मल है। ये तो ये एंगल भी कितना होगा? 30। तो ये दो बार रिफ्लेक्ट होगी। कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी? दो। इसको मिरर M1 बोल देते हैं और इसको मिरर क्या बोल देते हैं? M2। तो एक बार तो ये मिरर M1 पे रिफ्लेक्ट हुई है और दूसरी बार ये मिरर M2 पे रिफ्लेक्ट। तो M1 पे देख लेते हैं, ये रे ऐसे आ रही थी M1 पे, वो गई कैसे? ऐसे। तो क्या ये डेविएशन है अपना? ये इसका डेविएशन है मेरे हिसाब से। तो ये इधर जाना चाह रही थी, गई किधर? इधर। तो ये इसका क्या आ गया? डेविएशन। इसको डेल्टा वन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? देते हैं डेल्टा वन। तो डेल्टा वन बता सकते हैं, ये देखो डेल्टा वन ऐसे बोल सकते हैं अपन, डेल्टा वन प्लस ये 30 और ये भी 30, तो 30 प्लस 30, ये पूरा एंगल बन गया है। पूरा एंगल तो कितना होता है? 180। तो डेल्टा वन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ से सोल्व कर लो। 180 माइनस 60 तो 120। क्या है ये? 120। 120 सेंस क्या है इसका? घड़ी की दिशा में ही है तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। थीटा वन कितना आ गया? डेल्टा वन कितना आ गया? 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो ये रे इधर जाना चाह रही थी पर गई किधर? इधर गई, तो मेरे हिसाब से ये इसका डेविएशन है डेल्टा टू। कितना डेविएशन है? डेल्टा टू।
तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा 2 प्लस 30 प्लस 30, डेल्टा 2 प्लस 30 ये वाला 30 ये वाला पूरा एंगल बन गया है लाइन के साथ, तो ये कितना होगा 100। तो जो डेल्टा 2 आएगा वो कितना आएगा 180 माइनस 60 तो 120 आ जाएगा। तो टोटल डेविएशन 120 यहाँ पे आया, और ये भी क्लॉकवाइज, ये घड़ी की दिशा में ये भी कैसा है अपना क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन आएगा वो कितना आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो कितना है 240 डिग्री। सेंस क्या है ओबियस क्लॉकवाइज है, कौन सा सेंस है क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा 240 डिग्री क्लॉकवाइज। या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कई लोग, 360 में से माइनस कर दो तो इसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों आंसर सही है, अगर ऑप्शन में ये है तो ये सही है, अगर दोनों है तो दोनों सही है, अगर केवल ये वाला है तो ये वाला भी आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नेट डेविएशन इन द गिवन डायग्राम फ्रॉम फर्स्ट टू रिफ्लेक्शन। इसमें डेविएशन बताना है, देखो सेम वही, ये 60 तो ये भी कितना आएगा 60, तो ये 60 तो ये कितना आएगा, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद ही बताना है क्या, हाँ पहले दो रिफ्लेक्शन के बाद ही बताना है। तो ये 60 तो ये 60 तो ये कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा 30, तो ये 30 30 60, तो ये टोटल 180 होगा तो ये 120 होगा, तो ये 120 है तो नॉर्मल ऐसे आएगा, नॉर्मल 90 डिग्री पे, तो ये 120 आ गया, ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल हो गया कहने का। तो ये रे ऐसे आएगी। तो अब डेविएशन बताना है, तो देखो डेविएशन दो बार हुआ है, एक बार तो यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। यहाँ पे जो डेविएशन होगा रे ऐसे आ रही थी, ऐसे आना चाह रही थी और गई कैसे ऐसे, तो अब की बार जो डेविएशन होगा वो होगा ये वाला, कितना होगा, देखो अपन बोल सकते हैं डेल्टा 1 मान लेते हैं, तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डेल्टा 1 प्लस 60 प्लस 60 120 बराबर 180। डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 60 डिग्री आएगी। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज देखो, घड़ी की दिशा में ही जा रहे हैं तो क्या आएगी क्लॉकवाइज, पहली बार। दूसरी बार इस पे डेविएशन देख लेते हैं, ये मिरर वन M1 है, ये मिरर M2 है, देखो ये अपना क्या है इंसिडेंट रे है, ऐसे जाना चाह रही थी, गई किधर इधर गई। अब एंगल वैंगल देख लेते हैं, देखो ये 30 तो ये 30, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 ही बचेगा, तो ये 120 बचा, क्योंकि ट्रायंगल का जो पूरा एंगल होता है वो 180 होता है, तो ये 90, तो ये एंगल मेरे हिसाब से है वो है 30, तो ये भी कितना है 30 आएगा। तो ये अपना क्या है डेल्टा 2 है, ये क्या है अपना डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 क्या आएगा बेटा, डेल्टा 2 प्लस 30 प्लस 30 बराबर कितना आएगा 180। तो यहाँ से जो डेल्टा 2 आएगा वो कितना आएगा 120 आएगा। सेंस क्या है, सेंस मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है या क्लॉकवाइज आ रहा है, देखो घड़ी की उल्टी, घड़ी तो ऐसे चलती है तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे अपना एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन आया वो कितना आया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखो डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो कैसा है क्लॉकवाइज है, ये आएगा 120 माइनस 60, कितना आया 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 300 डिग्री क्लॉकवाइज, 300 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अपना बेसिक बेसिक पूरा हो गया है, जैसे इमेज कैसे बनती है। अब अगला सेक्शन है अपना वेलोसिटी ऑफ द मिरर, क्या है वेलोसिटी ऑफ द मिरर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर, या वेलोसिटी प्लेन मिरर चले ना चले ऑब्जेक्ट भी चल सकता है, देखो ध्यान से देखो, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे क्या आता है। तो ये मान लो अपना ऑब्जेक्ट है, तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो एक्स वाई से और दूसरा अपन नॉर्मली। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस एक्स है और ये अपनी इमेज है, बीस की डिस्टेंस भी कितनी होगी एक्स होगी, ठीक है। तो ये ऐसे रह गई, ऐसे भी आई और ये अपनी इमेज बन गई, ये अपने को पता है इमेज बनाने का तरीका। मान लो अपना ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अगर मिरर रेस्ट पे है तो इमेज किधर चलेगी, इधर चलेगी। अगर मिरर नहीं चल रहा तो अगर ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो ऑब्वियस अपन कॉमन सेंस से पता है, अगर अपन मिरर के पास जाएंगे तो इमेज भी अपनी पास आएगी, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर जाएगी, ठीक है भाई। तो अपन एक चीज लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो
तो इसकी डायरेक्शन क्या इधर और इसकी जस्ट अपोजिट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर वेलोसिटी ऑफ मिरर। पर ध्यान क्या है, अपने मिरर को रेस्ट पे माना है। मिरर को क्या माना है, रेस्ट पे। एक माइनस लगाना पड़ेगा डायरेक्शन का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अगर प्लस एक्स है तो इसकी क्या होगी, माइनस एक्स। ध्यान रहे, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। किसके रेस्पेक्ट में देखा है, मिरर के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में देखा है, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो अपन देख रहे हैं कि जो मिरर है ना, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो मिरर के परपेंडिकुलर ही चल रहा है, या ये अपना मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इधर चलेगा तो अपन अलग से देख लेंगे, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो लिखने का तरीका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो ये तो मिरर के रेस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, तो इसको इधर ले जाओ। तो यहाँ से क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी अपनी, देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला आया, अगर मिरर, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी वी नोट है, और वी एम यहाँ पे क्या है, मिरर की वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर। तो ऑब्जेक्ट इमेज की जो वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। ध्यान में रहे, ये केवल और केवल वेलोसिटी अपन हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, अगर वर्टिकल चलेगा तो अपन अलग से देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले इस वाले का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो मान लो ये अपना मिरर है, और मिरर मान लो इधर चल रहा है, उसी वेलोसिटी ले लो, लेट्स से 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मान लो अपना ऑब्जेक्ट ये है, और ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ये अपना ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, अभी भी फॉर्मूला देखा है अपन ने। क्या फॉर्मूला है, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो ध्यान में रखना है, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो साइन का ध्यान रखना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वीएम क्या है, मिरर की वेलोसिटी 8, और वीओ क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब देखो इस वाले डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ऐसे नहीं इसकी वैल्यू 8 रख ली, इसकी वैल्यू 2 रख ली, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वी हैव टू रिमाइंड अबाउट साइन, साइन का ध्यान रखना है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, ये किसके रेस्पेक्ट में आएगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगी, ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर की वेलोसिटी 8 है, इधर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव बोल रहा हूँ, और ये वाले डायरेक्शन क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बोल सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है, रटना नहीं है कि इधर मैं पॉजिटिव मानूंगा। जनरली इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर क्या मान लेते हैं, नेगेटिव। तो ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की वेलोसिटी कितनी है, 8, ये 8 आ गया अपना, माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 है, पर 2 इस डायरेक्शन में है, तो मैं 2 नहीं रखूंगा, -2 रखूंगा, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन मेरी क्या है, अगर ये पॉजिटिव और ये वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसको -2 रखना है, 2 रखने पे गलत हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 18 मीटर पर, कितनी आ जाएगी, 18 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब इमेज है वो 18 प्लस आया है, इसका मतलब इमेज इधर जाएगी, किसे जाएगी, 18 मीटर। अपना आंसर क्या है, 18 मीटर। ठीक है,
तो इस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी वाला क्या फंडा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मिरर प्लस वाई में चल रहा है या ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर चल रहा है, ऑब्जेक्ट के क्या, ऑब्जेक्ट और इमेज लाइन के क्या चल रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये भी किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ खड़े हो, आपकी इमेज ये बन रही है और मिरर इधर चल रहा है, तो इमेज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो एक्स चेंज नहीं हो रहा, तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसकी भी कोई वेलोसिटी। तो अगर ये रेस्ट पे है, तो ये भी किस पे रहेगा, रेस्ट पे। मान लो ये बोल रहे थे ये 2 मीटर से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी निकालो, तो इस वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 से इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस ये 2 से इधर आ जाएगा, तो ये आंसर क्या आता, 2 आता। इसमें रेस्ट पे दिया है, तो आंसर क्या आएगा, रेस्ट पे। ध्यान क्या रखना है, अगर मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग चल रहा है, तब तो फॉर्मूला देख ही लिया है। तब क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर, साइन के साथ रखना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी, कौन सी आएगी, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। अगर मिरर इधर चल रहा है, तो इस वेलोसिटी को हटा देना है, वेलोसिटी को हटा देना है। तो ये ध्यान में रखना है, नॉर्मल के अलोंग ही कहानी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो, अपने को पता है इस वेलोसिटी का कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज किधर जाएगी, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज भी दूर जाएगी, इमेज किधर जाएगी, इधर जाएगी। कितने से जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि याद रखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल के परपेंडिकुलर चल रहा है, तो उस वेलोसिटी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नॉर्मल के अलोंग चल रहा है, नॉर्मल के अलोंग चल रहा है, तभी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई, तो ये तो कर ही लिया, ये तो वैसा ही है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो ये 4 से इधर जा रहा है, तो ये 4 इधर, तो ये 4 इधर, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर टुवर्ड्स द मिरर। आगे बढ़ते हैं। आगे है नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज, नंबर ऑफ इमेज कैसे बना, कैसे इमेज बनती है, कैसे नहीं बनती है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर का, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, देखो, मान लो अपने को ये बोल दे कि ये मिरर है, ये अपना क्या है, मिरर। ये नॉर्मल लाइन है अपनी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। ये मिरर मान लो ऐसे जा रहा है, ये मिरर ऐसे जा रहा है, और ये जो एंगल दे रखा है 37 दे रखा है, और ये वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने दे रखे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस 10 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। 10 का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, अच्छा मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से या 16 मीटर पर सेकेंड से लिख लो। तो अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर या वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। ठीक है, तो निकाल देंगे। देखो, इस 10 के पहले तो कंपोनेंट करो, तो 10 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल के लोग, तो 10 का ये कंपोनेंट आएगा, 10 का कोस 37। 10 का कोस 37 होता है, कोस 37 4/5, तो ये हो जाएगा अपना 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला 6 मीटर पर सेकेंड आएगा, 10 का साइन 37। तो अपने को पता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, ये चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 8 आ गया, तो अब ये वेलोसिटी 8 है, ये 16 है, ये निकालनी है तो निकाल ले। तो अपने को क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, 8। ये 10 नहीं लेनी है, क्योंकि अपने को केवल नॉर्मल के लोग वाली वेलोसिटी देखनी है। माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 16। पॉजिटिव है दोनों, ये भी इधर है, ये भी इधर, दोनों पॉजिटिव। आंसर कितना आएगा, 0। यानी इमेज किस पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखो, नंबर ऑफ इमेज। देखो, अगर दो मिरर ऐसे पैरेलल रखे हुए, आपने देखा होगा बार बार शॉप पे ऐसे मिरर लगे रहते हैं, बहुत सारी इमेज बनती है। दो एक आमने सामने मिरर रख दे, तो नंबर ऑफ इमेज होती है वो बहुत सारी बनती है, क्योंकि ये जैसे ये रिफ्लेक्शन होगा, ये रे इस पे आएगी, फिर ये रे इस पे आएगी, ये रे इस पे आएगी, तो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्शन चलते जाएंगे। तो कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, तो आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर ये पूछ ले कि
नंबर ऑफ इमेज इसकी दूसरी इमेज कहाँ बनेगी या इसकी पांचवी इमेज कहाँ बनेगी, अगर वो ऐसा पूछ ले तो अपन निकालना सीख लेते हैं भाई। नंबर ऑफ इमेज तो कितनी होगी, बहुत सारी बनेगी भाई, ऐसे कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन चलते रहेंगे ऐसे, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, निकालते कैसे हैं देखो। देखो मान लो ये दो मिरर रखे हुए हैं, ये दो मिरर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है अपने को, पर पिछले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 7, 2 और 5। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस दे रखी है 2, ये टोटल 7 है तो ये ऑब्वियस 5 हो ही जाएगी। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2, ठीक है। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपन देख ही लेते हैं इमेज कैसे। देखो सबसे पहले जब भी नम इमेज की डिस्टेंस निकालनी हो तो ऑब्वियस देखो, इसका रिफ्लेक्शन इससे होगा डायरेक्ट, तो इससे होगा तो इसकी एक इमेज तो डायरेक्ट बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट, ये पहला मिरर है, तो ये पहले मिरर से पहली इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, कौन से मिरर से, पहले मिरर से, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 2 होगी, कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। फिर ये रे ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, तो ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इससे डिस्टेंस कितनी है, 5, 7, 2, 9 है, तो इसकी जो इमेज है ये बनाएगा, ये इमेज किधर बनाएगा, इससे 9 सेंटीमीटर बनाएगा, कैसे चलता जाएगा, ठीक है? कैसे लूप बनेगा पूरा, तो अपन देख लेते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ऐसे लिखो, मिरर को एक का नाम M1 दे दो, जैसे मैंने इसका नाम क्या दे रखा है M1 और इसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये M1 है, ये M2 है, तो ये डिस्टेंस लिख लो पहले, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर में डिस्टेंस आएगी। ये 2 है और ये 5 को ठीक लिख लेते हैं थोड़ा, तो ये 2 है और ये 5 है, ठीक है। अभी क्रॉस में डिस्टेंस ऐड करते जाओ, क्रॉस का क्या मतलब, अभी इनके बीच, मिरर के बीच की डिस्टेंस पता है क्या अपने को, 7, कितनी है, 7। देखो 5, पहली इमेज तो इसकी 2 पे बनेगी और इसकी 5 पे बन जाएगी भाई, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज जो इस दूसरे मिरर से जो पहली इमेज बनेगी, ये दूसरे मिरर से पहली इमेज है, तो ये कितने बनेगी, 5 पे बनेगी। तो पहले तो ये 2 आ गए, ये 5 आ गए, फिर 7, फिर क्या ऐड करना है, क्रॉस में ऐड करना है 7। 7 कहाँ से लाया मैं, देखो इनके मिरर के बीच की डिस्टेंस ये 2 है, ये 5 है, तो ये 7 ऐड कर दो, क्या आएगा, ये 9। इसमें भी 7 ऐड कर दो क्रॉस में, ऐसे नहीं डायरेक्ट 7 ऐड करके 9 यहाँ लिख दो, फिर गलत हो जाएगा, क्रॉस में ऐड करना है। 2 और 5 ये लिखना है, ये 2 कहाँ से लाया, देखो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 2, और ये 5 कहाँ से लाया, दूसरे मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 5, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, क्रॉस में 7 ऐड कर दो तो ये 9 हो गया, इसमें 7 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया मेरा, 12 हो गया, इसमें भी ऐड कर दो 7, ये कितना हो गया, 19, इसमें भी 7 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया, 16, इसमें भी 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 23, और इसमें 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 26, इसमें 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 33, इसमें भी 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 30, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की मिरर 1 से पहली इमेज, ये ऑब्जेक्ट की मिरर 1 से दूसरी इमेज, ये ऑब्जेक्ट की मिरर 1 से तीसरी इमेज, ये ऑब्जेक्ट की मिरर इससे 1 से तीसरी इमेज, ये डिस्टेंस कहाँ से आई है, M1 से ही आई है, कहाँ से आई है, M1 से। देखो ये 9, ये M ऑब्जेक्ट की मिरर 2 से पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी इमेज, ये चौथी इमेज, ये पांचवी इमेज, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। आगे भी निकाल सकते हो, जैसे जैसे ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो अपने कैलकुलेट कर भी रखी है, देखो ये कितना है, 2, तो इसमें 7 ऐड किया तो कितना हो गया, 9, इसमें 7 ऐड किया तो कितना हो गया, 12, इसमें 7 ऐड किया तो कितना है, 19, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कहाँ से आई है, ये डिस्टेंस ध्यान रखना है मिरर 1 से है, तो ये जो सारी की सारी डिस्टेंस ये कहाँ से, मिरर 2 से, ठीक है। और कोई पूछ ले कि अगर 2 पैरेलल मिरर है उससे जो नंबर ऑफ इमेज बनती है वो कितनी बनती है, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, बहुत सारी इमेज बनेगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा बार-बार शॉप पे जब मिरर लगे रहते हैं जो पैरेलली, उनकी जो नंबर ऑफ इमेज बनती है वो कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पैरेलल है, अब जरूर थोड़ी हमेशा पैरेलल हो, दो मिरर अगर कोई एंगल पे हो, मान लो ये जैसे ये दो मिरर है,
ये m1 है, ये वाला क्या बोल देते हैं अपन m1, और ये m2 है, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो जो नंबर ऑफ इमेज निकालने का जो फॉर्मूला रहता है, तो m जो ये 360, इसको थीटा से डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो थीटा। अगर ये मान लो ये 90 है, थीटा 90 है, तो अगर ये नंबर इवन आए, अगर ये नंबर कैसा है, इवन, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए एक माइनस कर दो, क्या कर दो, m-1। कुछ नहीं देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर इवन नंबर आए, कैसा नंबर आए, इवन नंबर आए, जैसे लेट्स से ये एंगल 60 है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगी, तो क्या करो, 360 को किससे डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो। ये 90 देख ले लो पहले, अगर ये एंगल 90 है तो 90 से डिवाइड करो, तो क्या आया नंबर, क्या आया, क्या ये नंबर इवन है, बिल्कुल इवन है, तो 4 में से एक माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो इवन में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर 360 बाई थीटा को 360 बाई थीटा अगर इवन नंबर आता है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होती है, m-1, चाहे सिमेट्रिक हो या ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये 90 है, यहाँ पे रखा है, अगर ये एंगल 45 है, तब तो ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। अगर ये एंगल मान लो ये लेट्स से 30 हो गया, ये 60 हो गया, तब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर अपना इवन आता है तो कोई लफड़ा नहीं है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का, डायरेक्टली m-1, केवल इवन में करना है, ऐसा नहीं है कि 60 पे देख लिया, 60 पे कितना आएगा, 60 पे भी हो सकता है, 360/60 कितना आएगा, 6, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो 6-1, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी, 5, क्या आएगी, 5, ठीक है। तो ऐसा नहीं 40 पे ही आंसर आएगा, 40 पे कुछ अलग देखना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये m ओड आता है, क्या आता है, ओड आता है, तब अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तब तो एक घटा दो, अगर एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तब सब नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, सेम ही होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। मान लो ये एंगल 40 है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो पहले m निकालो, m कितना आया, नंबर ऑफ इमेज निकालने हैं अपने को, ये दो मिरर है, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला 360/n, 360/थीटा, तो 360/थीटा, थीटा कितना है, 40, ये नंबर आया, 9 आया, क्या है, 9, तो ये कैसा नंबर है, ओड, ये आया ओड। इवन आता तो कोई लफड़ा ही नहीं था, इवन आता तो एक माइनस कर देता, मान लो 8 आता, तो 8 आता तो 8 - 1 7 हो जाता, पर ये ओड आया, तो ओड में देखना पड़ेगा सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अगर ये एंगल 20-20 रखा है, ये सिमेट्रिक रखा है 20, और ये भी कितना है, 20, ये देगा आपको। अगर ये एंगल 20-20 है, तब मैं क्या करता, अगर सिमेट्रिक आता है तो क्या होता है, एक माइनस करना होता है, तो आंसर कितना आता, 9 - 1। सिमेट्रिक होता तो आंसर आता 8। अगर एसिमेट्रिक रखा होता, कैसा रखा होता है, एसिमेट्रिक, तो आंसर आता m, तो 9 आंसर आता जब एसिमेट्रिक होता, और 8 आंसर कब आता, जब मेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब, मान लो ये एंगल 40 है, और ये ऐसे रखा है, ये एंगल 10 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 30, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में आंसर कितना आएगा, 2, और इस केस में कितना आएगा, 20-20 में आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये एसिमेट्रिक है तो एक माइनस कर देंगे, और सिमेट्रिक वाले केस में एक माइनस, एसिमेट्रिक वाले केस में कुछ नहीं करते हैं, ना माइनस करते हैं ना प्लस करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई ना इंटीजर नहीं आया, जैसे मान लो ये आ गया 360/50, तो ये काटेंगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा, 7 पॉइंट आएगा, ये 7.2 आएगा, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसका इंटीजर पार्ट ले लो, तो इंटीजर पार्ट कितना है, 7, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, 7, नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 7। वही क्वेश्चन था, इसके नंबर ऑफ इमेज निकालनी, तो निकाल चुके, 360/n, n की 360/थीटा, 60 कितना है, अच्छा है। अब सिमेट्रिक दे रखा है वैसे तो, पर सिमेट्रिक एसिमेट्रिक देखना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या आ गया, इवन आ गया, इवन में एक घटा दो, नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा, 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। आगे क्वेश्चन और है, इसमें नंबर ऑफ इमेज निकालनी है, तो इसमें भी निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 360/थीटा, थीटा कितना है, 20 के बीच थीटा होता है, इनके बीच का एंगल, वो कितना है, 70, 70, ये काटेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अपने को केवल 5 देखना है, नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 5, ये आ जाएगी 5, ठीक है भाई। फाइंड नंबर ऑफ इमेज, तो इसके नंबर ऑफ इमेज निकालनी है, तो भाई क्या करेंगे, 360/n, n कितना है, 35, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। थैंक यू।